हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इस बेहतरीन पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है और कॉस्ट को कौन प्रभावित करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उसी के साथ साथ मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग में लगने वाली स्ट्रेटजी क्या होती है। तो कॉस्ट की बात करते हैं। आखिर खर्च क्या है। किसी भी इनपुट को कंज्यूम करने के लिए जो भी हम मनी टर्म में प्राइस देते हैं, मूल्य देते हैं, वह कॉस्ट कहलाती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े उदाहरणों को मैं पेश करूंगा। सपोज आपने गुड्डे बिस्कुट लिया। गुड्डे आपको 5 का पड़ा, तो उसकी कॉस्ट 5 रुपए है, क्योंकि उसको आपको उपभोग करना है, इसलिए कॉस्ट आपको 5 का पड़ा। वहीं इसी कॉस्ट को हम फर्म लेवल पे जाते हैं, तो वहीं गुड्डे 2.5 रुपए का पड़ रहा है। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निम्न बातों पर निर्भर करता है: वेरिएबल इनपुट, फिक्स्ड इनपुट, टोटल इनपुट, एवरेज फिक्स्ड इनपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। वेरिएबल इनपुट की बात करें तो यह प्रोडक्शन के साथ परिवर्तित होता है। फिक्स्ड की बात करें तो यह उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होता। वहीं टोटल की बात करें तो फिक्स्ड, स्थिर और परिवर्तन दोनों इनपुट का योग कराने पर हमें कुल इनपुट प्राप्त होते हैं। वहीं एवरेज फिक्स्ड की बात करें तो एक इकाई उत्पाद में जो स्थिर मूल्य व्यय होता है, स्थिर धन खर्च होता है, उसे औसत स्थिर इनपुट कहते हैं, औसत स्थिर कॉस्ट कहते हैं। अब एवरेज कॉस्ट की बात करें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट प्रोडक्शन में लगने वाले वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस एडिशन से जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसे एवरेज टोटल कॉस्ट कहते हैं। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, इसका ग्राफ यू शेप में बनता है। अब बात करते हैं नॉमिनल कॉस्ट की। नॉमिनल कॉस्ट और रियल कॉस्ट दो प्रकार की कॉस्ट होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी के अनुसार। नॉमिनल कॉस्ट और रियल कॉस्ट दो एक चीज पर आधारित होते हैं। एक निश्चित वर्ष में जो भी आर्थिक सक्रियता, चाहे वह सक्रियता का संतुलन हो, एक निश्चित एक निश्चित समय अंतराल में डिमांड और प्रोडक्शन के आधार पर जो आर्थिक संतुलन स्थापित होता है उसे नॉमिनल कॉस्ट कहते हैं। रियल कॉस्ट की बात करें तो यह एक निश्चित समय अंतराल की गणना करने की एक विधि है। वही नॉमिनल कॉस्ट सदैव करंट ईयर से तुलना किया जाता है, अर्थात जिस एक निश्चित समय को लेने के पश्चात यदि हम उसे वर्तमान समय के इकोनॉमिकल एक्टिविटी से तुलना करें तो नॉमिनल कास्ट कहलाते हैं। इसमें मनी सर्कुलेशन, प्राइस और वैल्यू निर्धारित होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की। आखिर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट दो प्रकार की: एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्स बाहरी इनपुट कॉस्ट, इन 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 अंदर, एक्स बाहर। इम्प्लिसिट स्वयं के स्रोत से, कोई बाहर का खर्चा ही नहीं है, उससे जो भी कॉस्ट होती है उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो एक वस्तु का उपयोग करने के लिए अन्य वस्तुओं का त्याग करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अब बात करने वाले हैं भाई, प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई चेन कैसे बनाएंगे। तो यह निर्भर करता है मार्केट पर। आखिर मार्केट क्या होती है। मार्केट वह संस्था होती है जहां बायर और सेलर दोनों ही एक स्थान पर मिलते हैं। मार्केट शब्द
लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ वस्तु व सेवाएं प्रदान करने का विनिमय संस्था है। वहीं मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग जब किसी उत्पाद को उत्पादक संस्था से लेकर उपभोगकर्ता तक पहुंचाने के पश्चात उसके मध्य में जितनी भी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं उसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केट स्थान के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। लोकल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, परमानेंट मार्केट। लोकल मार्केट की बात करें तो ऐसा तो क्षेत्र जहाँ का व्यवसाय उसी क्षेत्र के व्यापारी व ग्राहक के मध्य विनिमय के आधार पर होता है। मार्केटिंग कॉस्ट की बात करें तो मार्केटिंग कॉस्ट उत्पादन और उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितने भी चैनल से कॉस्ट गुजरता है, जो भी कॉस्ट लगती है उसे मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट का उदाहरण लें, आपने गेहूं उत्पादित किया, गेहूं को आपने व्यापारी को दिया, व्यापारी ने मीडिएटर के द्वारा ग्राहक को दिया, और व्यापारी और ग्राहक के बीच में जो मीडिएटर कॉस्ट अपना चार्ज करता है उसे मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। अब प्राइमरी होलसेल मार्केट की बात करें, यह ब्लॉक स्तरीय विपणन स्थल होता है जहां क्रेता एवं विक्रेता के मध्य विनिमय होती है एवं इसकी मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अब सेकेंडरी होलसेल मार्केट की बात करें, यह जिला स्तरीय एवं रेलवे जंक्शन में स्थित मार्केट विपणन स्थान की वह अधिकतम दूर तक विनिमय संरचना होती है जहां से अधिक दूरी तय करना मार्केट यार्ड से नहीं होता। मार्केट यार्ड क्या होता है? मार्केट यार्ड एक रेंज होता है, एक परास सीमा होती है। अर्थात यदि परास सीमा का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र की सीमा, किसी भी क्षेत्र की मार्केटिंग सीमा हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन सीमा हो, चाहे वह प्रोडक्शन सीमा हो, उसे मार्केटिंग यार्ड कहते हैं। टर्मिनल मार्केट, राजधानी या मेट्रो सिटी में स्थित मार्केट जहां अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसे टर्मिनल मार्केट कहते हैं। टर्मिनल मार्केट के बाद आप बात करते हैं सी पोर्ट की। ऐसा विनिमय माध्यम जिसका आधार समुद्री मार्ग या जल संसाधन है, इसके द्वारा वस्तु का निर्यात करना सी पोर्ट कहलाता है। अब समय के आधार पर मार्केट की बात करें तो समय के आधार पर मार्केट कई प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, रिटेल मार्केट, मूल रिटेल मार्केट, तीन प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट की बात करें तो बहुत कम समय में मार्केट को बनाना। लॉन्ग टर्म मार्केट अधिक समय के लिए स्थापित मार्केट। वहीं रिटेल मार्केट कम मात्रा में आयात निर्यात रिटेल मार्केट कहलाता है। इन मार्केटों में मूल्य निर्धारण, वैल्यू कंसिस्टेंसी कौन करता है? आखिर मूल्य निर्धारण कौन करता है? मूल्य निर्धारण के लिए दो तथ्य हैं, मांग, सप्लाई। मार्केट फोर्सेस, जिसे मांग और सप्लाई यदि हम दोनों को कंजेस्ट करते हैं, संयुक्त करते हैं तो इसे हम मार्केट फॉर सेल भी कहते हैं। मार्केट फॉर सेल का मतलब है किसी विशेष उत्पाद की मांग, किसी विशेष उत्पाद की उपयोगिता के आधार पर मांग निर्भर करता है कि उस वस्तु की सप्लाई कितनी बढ़ेगी। यही मूल्य निर्धारण करता है। सेकुलर मार्केट कई वर्षों से स्थापित मार्केट, स्पॉट मार्केट हाथों हाथ लेना देना स्पॉट मार्केट कहलाता है। जैसे किसान और व्यापारी के बीच में जो मार्केट होता है उसे स्पॉट मार्केट भी कहते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग मार्केट। लॉन्ग मार्केट में सप्लाई स्थिर होती है और मांग नियंत्रित होती है। मांग मूल्य पर निर्भर करती है। इस पे प्रोडक्ट पेरिसेबल होता है, उत्पादन भंडारित होता है। शॉर्ट और लॉन्ग मार्केट में सप्लाई मूल्य निर्धारण मांग और मूल्य करता है, ना कि सप्लाई। वहीं लॉन्ग टर्म मार्केट में सप्लाई और मांग दोनों के संयोग से मूल्य निर्धारण होता है। स्पेसिफिक मार्केट विशेष उत्पादों का आयात निर्यात जिस संस्था या जिस विशिष्ट क्षेत्र में होता है उसे स्पेसिफिक मार्केट कहते हैं। अब प्राइस सेपरेट, आखिर प्राइस सेपरेट क्या है? जब उत्पादक द्वारा किसी उत्पाद का निर्यात जिस मूल्य में करना एवं अन्य माध्यम के जरिए
उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचने में जो भी मूल्य बढ़ोतरी होती है उसे प्राइस सेपरेट कहते हैं। सेपरेट मतलब एक्सटेंशन। प्रोडक्शन के बाद जिस जिस चरण में वह प्रोडक्ट जाएगा और लास्ट चरण होता है कस्टमर, उसके बीच में जितना भी मूल्य का प्रसार होता है उसे हम मूल्य प्रसार कहते हैं, उसे हम प्राइस सेपरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज की। प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज को एक न्यूमेरिकल द्वारा समझते हैं, एक मनगढ़ंत कहानी द्वारा। माना सुरेश एक किसान है जिसने गेहूं को 25 रुपए में खरीदा और उस सुरेश ने किसान को वही गेहूं 50 रुपए में बेचा। उसके बीच में जो भी अंतराल आया उसे प्रोड्यूस शेयर इन कंज्यूमर रुपीज कहते हैं। अर्थात उसके बीच में जो भी अंतर आए, सुरेश ने 25 रुपए में खरीदा और उसी को 50 रुपए में खरीदा, तो उसके बीच में 25 का अंतर आया जिसे हम प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज कहते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो x अपॉन वाई इंटू 100, जो परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूसर शेयरिंग कंज्यूमर रुपीज को व्यक्त करता है। मार्केट कॉस्ट किसी भी उत्पाद मार्केट कॉस्ट किसी भी उत्पाद को मार्केट चैनल के द्वारा गुजरने में जो भी मूल व्यय करना पड़ता है उसे मार्केट कॉस्ट कहते हैं। मार्केट कॉस्ट मीडियम चार्ज कहा जाता है जिसे हम मार्केट मार्जिनल भी कहते हैं। कॉस्ट और मार्जिनल में यही अंतर होता है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। फर्म इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सामान्य कार्यों वाले फर्मों को एकीकरण करने से जो मीडियम चार्ज बचता है उसे इंटीग्रेटेड मार्केट कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन बेस्ड मार्केट की। कंपटीशन बेस्ड मार्केट दो प्रकार से होती हैं, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में प्रवेश और निकास फ्री होता है, एक समान उत्पाद होते हैं जिस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है एवं पूर्ण रूप से बाजार की जानकारी ग्राहकों को होती है। अगर इस पे इलास्टिसिटी की मात्रा की बात करें तो इस पे इलास्टिक कम ज़्यादा होता है। वहीं इनपरफेक्ट मार्केट की बात करें तो इस पे एक विक्रेता होता है, खरीदार बहुत होते हैं। यह परफेक्ट के विपरीत होता है। इम्परफेक्ट मार्केट तीन प्रकार की मार्केट होती है, मोनोप्सनी, डाई या बाईपॉली, ओलिगोपॉली। मोनोप्सोनी बायर खरीदार होता है, खरीदार एक और बेचने वाला एक। द्वि में दो खरीदार दो बेचने वाले हैं। ओलिगो में तीन खरीदार तीन से अधिक खरीदार होते हैं। वहीं रेट फाइनल इन परफेक्ट मार्केट में जो रेट कांस्टेंट करने का जो विनिमय प्रणाली है वह एक्सपीरियंस सेलरों द्वारा होता है। अर्थात जिनको उस उत्पाद बेचने का अनुभव है वही मूल्य को निर्धारित करते हैं कि यदि हम इस वस्तु का इतना मूल्य रखते हैं तो इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। इसी के साथ साथ मोनोप्लास्टिक मार्केट की बात करें तो यह परफेक्ट मार्केट की तरह होती है, लेकिन इस पे हेट्रोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब असमान उत्पाद होते हैं एवं क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, बंद प्रकार के क्रियाधार होते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस। क्योंकि हमें उत्पादन करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी, धन हमारे पास है नहीं तो हमको फाइनेंस कराना पड़ेगा, हमें किसी से मांगना पड़ेगा। तो फाइनेंस के आधार पर लोन दो प्रकार से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लोन, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। इंस्टीट्यूशनल लोन हम बैंक या किसी प्राइवेट निजी संस्था से ले सकते हैं, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन मित्र या रिश्तेदार से ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लोन में ऑफिशियली ब्याज लगता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन में कोई ब्याज नहीं लगता। वो आपके मित्र या रिश्तेदार के ऊपर है कि वो आपसे ब्याज ले रहा है या नहीं। लोन की बात करें तो लोन ऐसा उधार लिया गया धन है जो किसी उद्देश्य को
पूर्ण करने के पश्चात ब्याज सहित वापस जो भी धन प्राप्त होता है उसे लोन कहते हैं। लोन दो प्रकार के होते हैं, क्रॉप लोन, कंजप्शन लोन। क्रॉप लोन शॉर्ट टर्म लोन होता है और कंजप्शन लोन लॉन्ग टर्म लोन होता है। वहीं टाइम के आधार पर लोन की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन सीजन में होता है, आप किसी एक फसल को उत्पादित करिए, क्योंकि 3 से 4 महीने में उत्पादन हो जाएगा और 6 से 8 महीने तक इसकी रेंज होती है। वही मध्यकालिक लोन की बात करें तो इस पे आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैंड करने के लिए लिया गया लोन, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 18 महीने लगते हैं, 18 से 25 महीने लगते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, और इसका ड्यूरेशन होता है 5 साल। 5 साल के अंतराल में आप इस लोन को चुकता कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो यह बिजनेस स्टैंडर्ड लोन होता है, व्यापार संबंध लोन होता है, जिसपे व्यापार के आधार पर व्यापार खड़ा करने में टाइम लगता है, इसलिए इसके लोन की ड्यूरेशन है 5 साल से 25 साल तक के बीच का जो ड्यूरेशन है लोन का, उसे दीर्घकालिक लोन कहते हैं। वहीं लोन लेने वाले व्यक्ति के विश्लेषण की बात करें तो हमें, क्योंकि सपोज अगर आप बैंक मैनेजर हैं तो आप किसको लोन देंगे? उस व्यक्ति को जो लेके भाग गया, जो लेके मर गया, या उस व्यक्ति को जो उस लोन की अहमियत समझता है और उस पे ऑनेस्टी भी है और रिवेन्यू करने की क्षमता है। तो लोन एनालिसिस 5C पर आधारित है। 5C में कैरेक्टर, कैपेसिटी, कंडीशन, कॉमन सेंस और कैपिटल है। वहीं 3R पर निर्भर करता है, जिस पे रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट की क्षमता हो, रिपेमेंट कैपेसिटी हो, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी हो। अब बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस के आधार पर डिमांड की। कंज्यूमर सरप्लस घटेगा तो प्राइस बढ़ेगी। विलिंग पावर ऑफ प्राइस क्या होती है? विलिंग पावर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस घटेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। अर्थात किसी व्यक्ति की विशेष वस्तु का काल्पनिक मूल्य एवं उस वस्तु के वास्तविक मूल्य के बीच में जो भी अंतर आता है उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। माना किसी उत्पाद की अधिक उपयोगिता, माना किसी व्यक्ति को एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकता है, जिस कारण से उसे उस एंड्रॉयड फ़ोन की कल्पित मूल्य पता है। सपोज वह खरीद रहा गैलेक्सी S21, उसे लगता है वो 25,000 का है, लेकिन जब वह दुकानदार के पास जाता है तो वही उसे 18,000 में मिलता है। तो उसने सोचा 25,000 और उसे मिल रहा 18,000, इस बीच 25,000 और 18,000 के बीच का जो अंतराल, मूल्य अंतराल है, उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में बजट नहीं बचत कहते हैं। हमने इतने रुपए बचा लिए। अब प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें, प्रोड्यूसर सरप्लस दो प्रकार से होता है, मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस वास्तविक सेल होता है, वहीं मार्केटेबल सरप्लस सप्लाई क्षमता के आधार पर होती है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस किस पर आधारित होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस यदि मार्केट से ज़्यादा है तो वह निम्न स्तरीय किसान होगा। यदि प्रोड्यूसर सरप्लस पेरिसेबल के बराबर है तो उसे मीडियम फार्मर कहते हैं। वहीं जिसका प्रोड्यूसर सरप्लस पेरिसेबल से कम है उसे हायर फार्मर कहते हैं। अर्थात हमारे पास 3 किसान हैं जिनके पास 100 कुंटल उत्पादन गेहूं का हुआ है। पहला किसान 95 कुंटल बेच देता है, क्योंकि उसके पास पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास बचा 5 कुंटल जो अपने पारिवारिक खर्चे के रूप में, खाद्य उपयोग के रूप में भंडारित करता है। वहीं दूसरा किसान है जो 100 का 100 बेच देता है। वहीं दूसरा किसान है
जो 97 कुंटल बेच देता है क्योंकि उसके पास भंडारण करने की क्षमता है। और जो तीसरा किसान है वो 100 कुंटल बेच देता है क्योंकि उसके पास पैसा भी ज़्यादा है और उसे भंडारण करने का कोई वो भी नहीं है। उसे हम उच्च किसान कहते हैं। जिसने सब जिसने सबसे कम बेचा जिसने सबसे कम बेचा वह उच्च किसान के दर्जे में आता है। जिसने थोड़ा ज़्यादा बेचा वह मध्य किसान के दर्जे में आता है और जिसने पूरा का पूरा बेच दिया वह निम्न किसान के दर्जे पे आता है। अब मार्केट सरप्लस कई घटकों पर निर्भर करता है। फैमिली साइज, अगर परिवार संरचना कम है तो मार्केट सरप्लस बढ़ेगा। उत्पादकता ज़्यादा है तो मार्केट सरप्लस बढ़ेगा। तकनीक ज़्यादा है तो मार्केट सरप्लस बढ़ेगा। प्राइस ज़्यादा है तो मार्केट सरप्लस बढ़ेगा। वहीं फर्म मैनेजमेंट की बात करें तो फर्म मैनेजमेंट तीन चीज़ सिखाता है: हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस कॉस्ट घटाता है, लिस्ट ऑफ कॉमर्शियल कॉस्ट। वहीं व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉफिट बढ़ाता है क्योंकि पब्लिक प्रोडक्शन सब्सटीट्यूट इस पे लागू होता है। वही हाउ मच टू प्रोड्यूस इस पे क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन कार्य करता है।